हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बना रहे हैं रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन मीन्स कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो अभी हम इसमें यही देखेंगे कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज से हम मैक्सिमम कितनी एटीपी गेन कर सकते हैं, मैक्सिमम कितनी एनर्जी हमें मिल सकती है। तो अब मुझे एक बार रेस्पिरेटरी पाथवे बताइए, एरोबिक रेस्पिरेशन का रेस्पिरेटरी पाथवे क्या होता है। देखो, एरोबिक हो या एनारोबिक हो, फर्स्ट स्टेप तो हमारे पास क्या होगा, फर्स्ट स्टेप क्या होगा हमेशा, ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस में हम क्या करेंगे, ये प्रोसेस हमारे पास साइटोप्लाज्म में होती है और इसमें क्या होता है, हम ग्लूकोज को कन्वर्ट करते हैं किसमें, पायरुवेट में। ठीक है, अब क्योंकि ये प्रोसेस साइटोप्लाज्म में हुई है एंड दिस इज कॉमन, तो इसके आगे एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए हमें जो इसका प्रोडक्ट है पायरुवेट, उसको कहाँ ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो जब हम पायरुवेट को माइटोकॉन्ड्रिया में लेकर जाते हैं तो वहाँ हमारे पास कौन सी ग्लाइकोलाइसिस के बाद कौन सा स्टेप आता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हमारे पास यहाँ पर सबसे पहले होगी लिंक रिएक्शन। और लिंक रिएक्शन में हम क्या करेंगे, लिंक रिएक्शन में हम उस पायरुवेट को कन्वर्ट कर देंगे एसिटाइल CoA में, और वही एसिटाइल CoA फिर आगे हमारा एंटर करता है थर्ड स्टेप में, दैट इज TCA साइकिल या फिर क्रैब साइकिल भी इसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो अच्छा आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है। देखो, इन तीनों स्टेप में ना या तो हमें डायरेक्ट ATP मिल रही है, या फिर NADH मिल रहा है, या फिर FADH2 मिल रहा है एज एनर्जी प्रोडक्ट्स। तो अभी हम देखें, या तो यहाँ पर हमारा ग्लाइकोलाइसिस में भी क्या होता है, या तो हमारे पास SLP होगा, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। इससे हमें क्या मिलेगी, यहाँ से हमें डायरेक्ट ATP मिलती है। क्या मिलता है, डायरेक्ट ATP मिलता है। या फिर इन रिएक्शंस में हमें गेन होता है NADH का, NADH क्या मिलेगा हमें यहाँ से, या तो फिर हमें क्या मिलेगा, NADH मिलेगा। और 1 मॉलिक्यूल ऑफ NADH हमें देता है आगे जाके 3 ATP। ठीक है, या फिर हमारे पास यहाँ पर गेन होगा FADH2 का, और 1 मॉलिक्यूल ऑफ FADH2 आगे जाके हमें देता है 2 ATP। ठीक है, तो आगे की प्रोसेस के लिए हम इस इंफॉर्मेशन को याद रखेंगे। ठीक है, तो अब क्योंकि हमें ये पूरी रेस्पिरेटरी शीट बनानी है तो हमें ना कुछ चीज़ें यहाँ पे ज्यूम करनी पड़ती हैं, कुछ अजम्पशन हैं जो हमें मानने पड़ते हैं। देखो, हमारा पहला अजम्पशन ये होगा कि ये जो तीनों स्टेप हो रहे हैं ना, जो भी रेस्पिरेटरी पाथवे है हमारा, जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस हैं, ये एक सिक्वेंशियल और ऑर्डरली मैनर में हो रही है। लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल है, नहीं। देखो, किसी भी लिविंग सिस्टम में ऐसे ये सिक्वेंशियल मैनर में नहीं चलेंगी, ये सारी रिएक्शंस हमारे पास साइमल्टेनियसली हो रही होती हैं। ठीक है, और दूसरा असम्पशन ये है कि इन रिएक्शंस में जो भी हमारे इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनेंगे वो कहीं और यूज़ नहीं हो सकते, वो सीधा हमारे पास फाइनल स्टेप तक जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट असम्पशन इज़ कि जब हम ग्लूकोज के बारे में रेस्पिरेटरी शीट बना रहे हैं तो हम बस ग्लूकोज को काउंट करते हैं। वी डोंट टेक इनटू अकाउंट कि दूसरा भी कोई सबस्ट्रेट हमारे पास आके ऑक्सीडाइज हो सकता है, फैट्स, लिपिड्स या हमारे पास प्रोटीन्स, हम इनकी रेस्पिरेशन को काउंट नहीं करते हैं। हम सिर्फ ये मानते हैं कि सिर्फ ग्लूकोज ही एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो हमें एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो चलो अब स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कैसे हो रहा है। तो अब ग्लाइकोलाइसिस में क्या था, देखो याद है किसी को, ग्लाइकोलाइसिस में क्या क्या हुआ था हमारे पास, SLP से हमें नेट गेन ATP का कितना हुआ था, यहाँ से हमें डायरेक्ट ATP मिलती है SLP के थ्रू, और वो डायरेक्ट ATP हमें यहाँ से कितनी मिल रही है, कितनी डायरेक्ट ATP मिलती है ग्लाइकोलाइसिस में, 2 ATP मिलती तो 4 है, लेकिन 2 उसमें पहले हम यूज़ कर देते, तो नेट गेन हमारे पास कितना होता है, 2 ATP का। और इसके अलावा हमें यहाँ पर कितना मिलता है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH। तो अभी हमने देखा था कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ NADH कितनी ATP देता है, 3। तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH यहाँ पर हमें कितनी एनर्जी प्रोवाइड कराएंगे, 6 ATP। तो अब मुझे ये बताओ कि नेट हमने ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस में कितने ATP गेन किए, 8 ATP। ठीक है, अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट अपनी लिंक रिएक्शन में। लिंक रिएक्शन में हमें क्या मिल रहा होता है, लिंक रिएक्शन में हमें मिलेंगे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH। इसका मतलब यहाँ से हमें कितनी ATP मिल रही होंगी, यहाँ से हमें मिलेंगी 6 ATP। ठीक है, अब हम आ जाते हैं TCA साइकिल पे। अब बताओ मुझे जल्दी जल्दी, TCA साइकिल में एनर्जी प्रोडक्ट्स क्या है, हमें यहाँ से क्या क्या मिलेगी, यहाँ से हमें एक डायरेक्ट ATP मिलती है, कितनी, 2, किस फॉर्म में, GTP। तो ये जो GTP है ये डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाती है, कितना हमारे पास यहाँ से मिलेगी 2 ATP। इसके अलावा हमें क्या मिलेगा, जल्दी बोलो, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ FADH2। इससे हमें कितनी ATP मिलती है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ FADH से कितनी ATP मिलेंगी, 4 ATP।
और नेक्स्ट हमें मिलता है यहाँ से 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH। अब जल्दी बताओ 6 मॉलिक्यूल ऑफ NADH से कितनी ATP मिलेगी हमें? 18 ATP, है ना। तो हमने इस पूरी TC साइकिल में कितनी एनर्जी गेन करी, कितनी ATP मिली हमें इस TC साइकिल में? 4 to 6 18 कितनी हो गई है? 24 ATP। ठीक है, अब हमने स्टेप बाय स्टेप देख ली कि इस स्टेप में हमें कितनी मिली, ग्लाइकोलाइसिस में कितनी मिली? 8 ATP। ठीक है, लिंक रिएक्शन में कितनी मिली? 6 ATP। TC साइकिल में कितनी मिली? 24 ATP। तो पूरी रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट जब हम बना रहे हैं तो हमें इस पूरी रेस्पिरेशन में पूरे 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, ये सब हमने 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज के लिए बनाया, तो पूरे 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज के कंप्लीट ऑक्सीडेशन के बाद हमें टोटल कितनी ATP मिलती है? यहाँ से हमें नेट गेन होता है 38 ATP का। ठीक है, तो दिस इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी या मैक्सिमम नंबर ऑफ ATP जो हमें 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज प्रोवाइड कर सकता है। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन है, क्या हमारी हर सेल में, क्योंकि हम क्या है एरोबिकली रेस्पिरेट करते हैं, हमारे अंदर क्या हो रहा है? एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है, तो क्या हमारी सेल्स में हमें 38 ATP का गेन हो रहा है? बताओ, हो रहा है या नहीं हो रहा है? देखो हमारे पास, याद करो ये वाली स्टेप जब यहाँ से प्रोसीड हुई थी तो क्या हुआ था, हमने क्या किया था, यहाँ पे हमने एक स्टेप किया था ग्लाइकोलाइसिस में, हमारे पास पायरुवेट बना था, कहाँ पे? साइटोप्लाज्म में। और इस पायरुवेट को साइटोप्लाज्म से हमने कहाँ ट्रांसफ़र किया था, कहाँ ट्रांसपोर्ट किया था? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। कहाँ ट्रांसफ़र किया था? माइटोकॉन्ड्रिया में। तो इस पूरी प्रोसेस जब हम ये कर रहे थे, जब हम ये ट्रांसपोर्टेशन कर रहे थे, तो यहाँ पे हमारा 2 ATP का लॉस हो जाता है। ठीक है, तो जब भी हम पायरुवेट को माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में ट्रांसफ़र करेंगे तो हमारा एक्सपेंस हो जाता है कितना? 2 ATP का। हमारे 2 ATP वहाँ पे खर्च हो जाते हैं, तो हमारे टोटल कितने थे? 38। और अभी हम देखें तो हमारे पास जब 2 हमने लूज़ कर दिए तो अब टोटल कितने ATP बचे हमारे पास? कितने बचेंगे जल्दी बताओ? हमारे पास यहाँ बचते हैं 36 ATP। ठीक है, तो जनरली हमारी हर सेल के पास नेट गेन ऑफ ATP कितना है? 36 ATP। लेकिन हमारे पास अभी भी कुछ सेल्स ऐसी होती हैं जिनमें हमें 38 ATP मिल रहा है। देखो जैसे हमारी लिवर सेल्स हैं, हार्ट सेल्स हैं, किडनी सेल्स हैं, इनमें क्या हो रहा है, हमारे पास ये जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है ना, यहाँ पर एक शटल काम करता है, मेलेट एस्पार्टेट शटल। तो यहाँ क्या होता है कि ये जो 2 ATP हैं इनका हमें लॉस नहीं होता, ये 2 ATP हमें खर्च नहीं करनी पड़ती, और ये बिना ATP के ही हम इसको पायरुवेट को कहाँ पहुँचा देते हैं? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में पहुँचा देते हैं, कुछ स्पेशल सेल्स में, और वहाँ पर हमें नेट गेन कितना होता है? 38 ATP का होता है। बाकी हमारी मसल सेल्स वगैरह में हमें यही 36 ATP का नेट गेन होता है। दिस इज़ ऑल अबाउट रेस्पिरेटरी